लेक्चर नंबर 7 है। अच्छा कोई बात नहीं मुस्कान, अभी रेगुलर रहो। एक बार कोई ग्रुप में भी मैसेज कर दो, जो क्लास है जिसकी वो यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा। और जो स्टूडेंट न्यू है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ बच्चे आप अपने वाले ग्रुप में भी रेगुलर थे। आई नो टीचर चेंज हुआ है, पहले आपको कोई और टीचर पढ़ाता था, बट अभी मैं पढ़ाऊंगी। अगर आप अल्फा में आए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मेरे साथ एडजस्ट होने में। तो बस, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप लोग पढ़ते रहो, है ना। डाउट आता है तो अपने टीचर से पूछते रहो। ऐसा नहीं है कि कभी क्लास में आ रहे हो कभी क्लास में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो जो अभी मैं बच्चे देख पा रही हूँ 14 स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे नहीं आए आज क्लास में। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, तो जो रेगुलर आ रहे हैं वो रेगुलर ही रहे, और जिनको जो मेरे से ही पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, वो भी प्लीज अपना रिवाइज करते रहो टाइमली, क्योंकि अब चैप्टर जो आपका सिलेबस है वो ये लगा लो आधा सिलेबस हो जाएगा अगर जब मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करा दूंगी। तो समझ रहे हो, अपना हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो यानी कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत लंबा सफर तय करके आ चुके हैं, है ना। 4-5 महीने हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोग प्लीज रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, क्योंकि बेटा ह्यूमन नेचर है ना। अब मशीन तो है नहीं, है ना। ये आइंस्टीन वाला माइंड भी नहीं लेके बैठे हैं हम लोग की सारे के सारी चीजें जो है यार आपको ना टाइमली रिवाइज करनी पड़ेंगी। बच्चे चीजें नहीं करेंगे ना वो भूल जाएंगे। वो होता है, ठीक है। वो होता है कि अगर हम कोई चीज अगर मान लो 10 दिन बाद पढ़ते हैं तो वो हम भूल नहीं जाते। तो सेम बिल्कुल फिर वही वाली चीज हो जाएगी यहाँ पे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे। तो आज लेक्चर 7 है थर्मोकेमिस्ट्री, जो बेसिकली अभी तक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने एंथैल्पी और क्या बोलते हैं हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इनके बारे में डिस्कस किया था, राइट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है थर्मोकेमिस्ट्री पे, मतलब आज का। और जो हमारा मंडे को लेक्चर होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री पे होगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम थोड़ा केमिस्ट्री का भी तड़का लगाएंगे। तो 2 लेक्चर अपन थर्मोकेमिस्ट्री पे यहाँ पे स्पेंड करेंगे। टोटल ये 3 से 4 लेक्चर का चैप्टर और बचा है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिव्यांश बेटा जल्दी आया कर क्लास में, ठीक है। चलो मैम खाना खा रहा था तो लॉगिन तो कर लेता बेटा, ठीक है। तो वही है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी या मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये मुझे बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को रीड मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए। द कंबशन ऑफ बेंजीन गिव्स CO2 एंड H2। सबने अपनी लोअर क्लासेस में कंबशन रिएक्शन पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो मोल कंसेप्ट में टीचर ने पढ़ाई होगी, ये सबको आती होती है। आपको दिया हुआ हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इतना दिया हुआ है। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, इतने टेम्परेचर पे आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकालनी है। आर की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि इसमें क्या अप्रोच लगेगी, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। मैम 2 मिनट अभी बता। हाँ हाँ हाँ, करो करो करो, कोई बात नहीं। जानवी आ गई, जानवी। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं बच्चों, आप लोगों को पता ही है बिटली लिंक का, जो बेसिकली बिटली शीट का लिंक है वो हर टीचर अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ही डाल देता है। तो मेरा भी वहीं डाला हुआ है। आपको मेरे जो लेक्चर्स अगर देखने हैं या कोई नोट्स एक्सेस करने हैं या जो भी चीजें हैं वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वो वहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वर्षा एंड किरण, आज 2 नए बच्चे आए मेरी क्लास पे, याद रहेगा नाम। आप लोग दोनों वहां आए थे, ऑफलाइन टेस्ट देने आए थे आप लोग? नो मैम। अच्छा नहीं आए थे। वर्षा आप आए थे?
मैम। अच्छा, तो फिर आपने मुझे देखा होगा वहां पे। यस मैम, देखा था। ठीक है, चलो। हाँ आयशा, मुझे बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व। मैम सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखी है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी दे रखी है डेल्टा यू। शाबाश तो फिर शाबाश। हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। उससे हमारा आंसर आ जाएगा, डेल्टा एच हमें निकालना है। शाबाश, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बताया आयशा ने। ठीक है, तो अब आपको डेल्टा एच निकालना। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कल वाली क्लास में, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं तो मतलब हम वहां पे डेल्टा यू की बात करते हैं, और जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं तो हम वहां पे डेल्टा एच की बात करते हैं, विच इज योर एनाथैल्पी, है ना, एंथैल्पी है वो आपका। बस अब आपको ना यहाँ पे मेन जो फंडा आता है, बच्चा ये तो पहचान जाता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, बट वो ये नहीं पहचान पाता है कि यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा एन जी तो भैया उसके लिए तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, राइट। डेल्टा एनजी के लिए, डेल्टा एनजी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों, एनपी माइनस एनआर। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि क्या होगी वैल्यू। तो बेंजीन क्या होता है बच्चे, C6H6 होता है। अगर किसी को अभी ये नहीं पता है कोई बात नहीं, वैसे 10th में आप आई थिंक थोड़ा बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, बट इट्स ओके अगर नहीं पता है तो, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं ना। तो C6H6 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, कंबशन रिएक्शन में O2 चाहिए होता है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। अब कर दो इसको बैलेंस, कैसे करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस वाई बाय 4 यानी कि 15/2 आ जाएगा। एक बार देखना, यस सर। ठीक है। अब आप डेल्टा एनजी निकालो, और ध्यान रखना गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका गैसियस है, ये भी आपका गैसियस है, और बेंजीन भी आपका लिक्विड है। तो आप क्या लोगे, 6 माइनस 15/2, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दोगे आप कहाँ पे, -3/2 आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर देना, और ध्यान रखना बच्चों, आपके पास जो आंसर रिपोर्ट करना है वो आपको किलो जूल में करना है, तो यूनिट ध्यान रखना किलो जूल में रखना। आर की वैल्यू यहाँ पे जूल में है, इसको किलो जूल में चेंज कर लेना भाई, है ना। 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। 1 जूल इज इक्वल टू इतना। आई होप कि एक क्लियर हो गया होगा, और आना चाहिए था आप लोगों को जिन्होंने मेरी कल की क्लास अटेंड की थी, ठीक है। ओके, हर बार गुस्सा नहीं कर सकती है खुशबू मैम, है ना, क्योंकि एक लिमिट हो जाती है। आप लोग अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं भी एक टाइम पे आके बंद कर दूंगी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बच्चे आपको ना इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं वो बहुत बड़े बड़े देख रखे हैं, राइट। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कोई पानी भी नहीं पूछता बेटा, है ना। अगर हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो कोई पानी नहीं पूछने आएगा आप लोगों को, खुद ही उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। तो जो आपने सपने देखे हुए हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपका एम है कि मुझे ये करना है, उसके लिए बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा 2 साल जम के मेहनत करता है, 15-15 16-16 घंटे मेडिकल। जब मैं मेरे टाइम में थी, क्योंकि मेरे पास तो नॉन मेडिकल थी, तो मैं जब सुनती थी ना कि मेडिकल का बच्चा 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ता है, तो मैं पता क्या कहती थी, अरे यार ये तो पागल है, इतना घंटे कौन पढ़ता है ना। ऐसे तो मतलब मेरा ऐसा मानना था व्हेन आई वाज इन 11th और 12th। बट अब समझ में आता है डॉक्टर ऐसे नहीं बनते, इंजीनियर ऐसे नहीं बनते, ठीक है। तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये आपका ना मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको उतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि
नीट में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी एक आया हुआ है और वो भी बहुत सिंपल सा आया हुआ है। अब मैम ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है क्या? जो ये आपको एपरेटस दिख रहा है बच्चे, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर ही बोलते हैं। मैम है क्या? क्या करेंगे इस एपरेटस को, हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो बच्चे बेसिकली इस एपरेटस की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी चेंज क्या करेंगे? मेजर करेंगे इसकी हेल्प से। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने? एक स्टील वेसल लिया हुआ है, ठीक है? उसको मैंने बाथ टब में रखा हुआ है, वाटर बाथ में रखा हुआ है, बाथ टब बोल रही हूँ मैम, सो सॉरी, वाटर बाथ में रखा हुआ है जहाँ पे पानी है, ठीक है? ऊपर से इसको क्या किया हुआ है? बंद किया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास क्या है बच्चों? क्लोज्ड वेसल है, राइट? और यहाँ पे क्या है? मैंने थर्मामीटर लगाया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कंबसिबल सब्सटेंस, मतलब जिसका हम कंबशन रिएक्शन, कंबसिबल का मतलब पता है ना क्या होगा? कंबसिबल का मतलब क्या होगा? जलेगा वो, CO2 और पानी मिलेगा, कंबसिबल सब्सटेंस, कंबशन रिएक्शन होगी, ठीक है? और जो ये स्टील वेसल है इसी को क्या नाम बोला गया बच्चे? बॉम्ब नाम बोला गया। तो बेसिकली बच्चे इसमें हम क्या करेंगे? एक बात बताओ, ऊपर से मैंने ढक्कन बंद किया हुआ है, तो मतलब जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, मतलब जो बेसिकली कंबशन रिएक्शन होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी बच्चों? यस मैम। क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन जीरो बच्चों, यानी कि नो एक्सपेंशन, नो कंप्रेशन, हाँ या ना? चलो भाई मेरे बच्चे, इतना भी क्लियर है तुम लोगों को, शाबाश। बस रेगुलर रहा करो, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखो बच्चों, अभी अपने को अगस्त में 5 महीने हो जाएंगे, अभी ये 10 अगस्त को हो जाएंगे ना, 5 महीने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बताना? 4 हो जाएंगे। अप्रैल में स्टार्ट किया था ना, हाँ 4 महीने लगा लो हो जाएंगे, या हो भी गए ऐसे लगा लो। तो अब 4 महीने में अपना, हाँ ठीक है, तो अब अपना आधा सिलेबस हो चुका है, आधे की और जर्नी बची है, उसको कंप्लीट करके फिर अपा रिवीजन पे अपना फोकस करेंगे। तो अब आप क्योंकि मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, मुझे इसके लिए तो इंसिस्ट नहीं करना है कि अरे क्लास में आओ क्लास में आओ, तुम पता है 4 महीने से आ रहे हो तो आगे भी आओगे, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना मैं तुम लोगों से, ठीक है? बस मैं आपको यही बोलूंगी, पढ़ते रहो। देखो अगर पढ़ोगी नहीं ना, समझ में नहीं आएगा। आज भी पिछले वाले बैच में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 3 से 4 चैप्टर में, मतलब उनको ऐसा हो रहा था कि ये मैम ये तो हमें आते ही नहीं है, क्या करें? उन्होंने कभी डाउट भी नहीं पूछे, क्योंकि जब तक आप टीचर से डाउट नहीं पूछोगे ना, टीचर को पता नहीं लगेगा कि इस बच्चे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना चैप्टर को आप लोगों की ड्यूटी है कि भैया जैसे तैसे तुम्हें दिन में आधा घंटा भी, देखो इतना 24 घंटे तो नहीं पढ़ते हो तुम लोग, आधा घंटा भी अगर तुम्हें मिलता है ना कहीं से निकाल निकूल के कुछ भी करके, पिछले वाला रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि डेली कोई टीचर इतना नहीं करा देता कि तुम्हें बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। मैं तो वैसे ही इतना स्लो पढ़ाती हूँ, मेरा तो तुम लोग 15-20 मिनट रिवाइज करोगे चलेगा, तो जो बाकी का टाइम है उसको आप पहले वाला चैप्टर रिवाइज करने में लगा दिया करो। चलो छोड़ो इस पे आओ। यानी कि वर्क डन जीरो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही होगा बच्चों, है ना? तो वर्क डन तो हो नहीं रहा है। अब जो एनर्जी है बच्चे, वो क्या है? काम करवाने में कहीं खर्च नहीं हो रही है, तो हमें क्या होगा? हम मेजर कर लेंगे आराम से कि भैया कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कहीं हीट बाहर निकल जाए या हमारा काम करवा रहे हैं उसमें खर्चा हो जाए, क्योंकि हमें देखना है कि है कितना चेंज, कितना होगा डेल्टा यू में, वो पूरा का पूरा देखना है, ठीक है? तो अब जितना मैंने बता दिया इसको हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। फॉर अ केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी कि आप डेल्टा यू बेसिकली इंटरनल एनर्जी मेजर कर रहे हो। स्टील वेसल जिसको बोम बोला गया उसको वाटर बाथ में रखा गया, इस पूरे डिवाइस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? कैलोरीमीटर। स्टील वेसल वाटर बाथ में क्यों रखा है? ध्यान से सुनो, कंबसिबल सब्सटेंस है, जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगी हीट बाहर निकलेगी। आप पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में कि कंबशन रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, तो जैसे हीट बाहर निकलेगी हम चाहते हैं कि वो हीट जो है सराउंडिंग में कहीं लॉस्ट ना हो जाए, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको वाटर बाथ में रखा। जो हीट निकलेगी वो सारी की सारी पानी को गर्म करने में यूज हो जाएगी, हाँ ये ना? सारी की सारी, देखो जो भी हीट निकलेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? पानी को गर्म करने में यूज हो जाएगी। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है?
एक कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्योर डाइऑक्सीजन, हमें पता ही है ऑक्सीजन चाहिए होगा एक्सेस में हमें अगर हमें कंबस्शन करवाना है तो। फिर वो बोल रहे हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर अराउंड द बॉम्ब, इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड। और जैसे जैसे टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसका टेम्परेचर इस थर्मामीटर की हेल्प से क्या करते जाएंगे, मॉनिटर करते जाएंगे। हाँ या ना, थर्मामीटर में उसका हम टेम्परेचर नोट करते रहेंगे कि भैया इतना इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इससे हम क्या मेजर कर लेंगे क्या चेंज हुआ है। यस शाबाश, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, हमें पता है वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, यानी कि जो भी एनर्जी चेंज हुआ है द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद रिएक्शन, मतलब जो ये रिएक्शन हुई है इसमें जो एनर्जी का चेंज हुआ है वो हम मेजर कर लेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो बस एक बार इसको पढ़ लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर चेंज ऑफ द रिएक्शन, जो भी टेम्परेचर चेंज होगा कैलोरीमीटर का प्रोड्यूस बाय कंप्लीटेड रिएक्शन इज देन कन्वर्टेड इनटू क्यूवी। बट बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। अब नीट में क्या क्वेश्चन आया था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या वर्क डन होता है, तो आंसर इज नो, नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 0 होता है। यस ठीक है जी, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, हीट एब्जॉर्ब। याद करो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, जितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो सारा का सारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है। इसका मतलब ये बताया था मैंने पहले वाली क्लास में, ठीक है बच्चे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप कि ज्यादा मुश्किल नहीं था ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, हर बच्चे को समझ में आया होगा अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर थोड़े बहुत भी पढ़ रखे। ठीक है, चले क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं हम इसमें मेजर, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमें मेजर करना है बॉम्ब कैलोरीमीटर वाले एपरेटस की हेल्प से, कितना है हीट एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद कि मैम डेल्टा एच की भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं क्या, उसमें भी कितना चेंज आया, यस हम कर सकते हैं। जैसे हमने बच्चे डेल्टा यू मेजर किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वैसे हम डेल्टा एच की मेजरमेंट किस पे कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। और आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर क्या है, खुले बर्तन ओपन वेसल में जो हम रिएक्शन करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है बच्चों, पता है ये वाली बात आप लोगों को, कल बताया था ना, ओपन वेसल में रिएक्शन होती है हाँ कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप जो है देखो ना खुले बर्तन में, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर ऐसा थर्मामीटर लगाया हुआ है, ये आपका पेपर में आता नहीं है। और ये जो जितनी भी सारी बातें एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है, अभी मेरे कुछ 2-4 मिनट वेट करो, हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो मेन आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लोगों के लिए लाई हूँ जो कि 2021 में जेई वालों ने पूछा था, और ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, तो प्लीज इसको करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है 298, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है 298 केल्विन, यहाँ इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा होगा। करो बच्चों। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, आपको इस नाम पे नहीं जाना है कि साइनामाइड क्या होता है, वो आपको दिया हुआ है उन्होंने। विद ऑक्सीजन वाज रन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, और जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी मिली आपको, -742.24, इतनी इंटरनल एनर्जी आपको मिली है। आपको मैग्नीट्यूड बताना है डेल्टा एच का, है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम यही तो चेंज ही तो देखना चाहते थे, है ना, तो वही वो बता रहे हैं कि इतना चेंज देखने को मिला। ठीक है, क्या करोगे,
आपको रिएक्शन सब दे रखी है, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? मैम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। बहुत बढ़िया। बाकी किसी के जहन में नहीं आया ये वाला फॉर्मूला? मैम इसका आंसर 495 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ए बेट दिव्यांश, मेरे को आंसर मत बताया कर, मेरे को ये बताया कर कि क्या फॉर्मूला लगेगा। आंसर जान के क्या करना है मैं तो गूगल। हाँ, आंसर नहीं बताना है, अप्रोच बताना है बच्चे, अप्रोच बताना है कि कैसे होगा, आंसर नहीं बताना है। आंसर जान के मैं क्या करूंगी? मुझे तो ये जानना ना बच्चे कि अप्रोच कैसे करोगे पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो डेल्टा एच दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं मैम निकालना है। डेल्टा यू दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा एन जी कितना आएगा? 2 - 3/2। गैसियस वाले को लेना है तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1/2। आर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, बस दिक्कत किस चीज के, ध्यान रखना किलो जूल में निकालना, तो आर की वैल्यू को जूल में सॉरी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है जी? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। अब मैम ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? देखो आज का लेक्चर वैसे यहीं से ही स्टार्ट होना है, असली वाला लेक्चर। ठीक है, अभी थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो बच्चे, थर्मो का मतलब तुम्हें पता है हीट होता है, केमिकल का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में? हीट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये हमें देखना आज के पूरे लेक्चर में। क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं, वो हम देखना है। ठीक है, कैसे कैसे हीट चेंज हो रहा है वो देखना है बेसिकली। तो बच्चे थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। पहली तो बात ये कि अगर आप हीट चेंज निकाल रहे हो, हीट चेंज बोले तो डेल्टा एच, बात एंथैल्पी की होगी यहाँ पे। अगर आप किसी रिएक्शन के लिए हीट चेंज निकाल रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आप रिएक्शन लिख रहे हैं पहले तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए बच्चों? बैलेंस्ड होनी चाहिए वो। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे अल्कोहल का कंबशन कराया हुआ है, ये मैं कहूंगी कि ये रिएक्शन को याद कर लो। ये ना पेपर में बहुत पॉपुलर है, आती रहती है अल्कोहल की कंबशन रिएक्शन, याद कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे हर किसी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट स्पेसिफाई होना चाहिए, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब वो लिख के देगा, टेंशन मत लो, जो आपको रिएक्शन आएगी पेपर में वहां पे लिख के मिलेगा कि जैसे इसमें देखो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है, O2 गैसियस फॉर्म में है, CO2 गैसियस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो हर स्टेट स्पेसिफाई होना चाहिए। मैम नहीं होगा तो कुछ होगा क्या? यस, अगर आपने गलती से यहाँ पे H2 गैसियस स्टेट में लिख दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी वो मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता है तो आप बोलोगे कि हाँ भैया आपका जो सारी चीजें हैं वो आपको पता है, उसका वो बैलेंस्ड है। अगर आप हीट चेंज निकालना चाहते हो बैलेंस्ड है, फिजिकल स्टेट आपको पता है, और आपको अगर ये भी पता है तो बस इससे काम चल जाएगा। सुहानी 1 मिनट रुक जा बेटा। अब ये डेल्टा क्या है? चेंज। ये क्या है? आर का मतलब रिएक्शन, और एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी। अगर मैं इसको जोड़ के रखूं तो लिखूं तो इसका नाम है रिएक्शन एंथैल्पी चेंज। ये आपको गिवन है। कट हो रही है वॉइस? सबके लिए हो रही है क्या बच्चों कट? नो मैम। ठीक है, नेटवर्क इश्यू है बेटा, मुस्कान शायद तेरी साइड से। ठीक है, हाँ सुहानी आप बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम ये एच के ऊपर माइनस क्या लग रखा है सर्कल में? एच क्यूब बता रही हूँ, इसका मतलब ये है बेटा, डेल्टा एच के ऊपर जो ये बिंदी सी लगाई हुई है इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट। जब हम स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, तब हम उसके ऊपर क्या है बिंदी सा लगाते हैं। अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चे अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये डेल्टा एच का साइन है वो क्या है? नेगेटिव है, हाँ या ना? और डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि आपकी रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें क्या हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। मतलब जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, यानी कि जब आप अल्कोहल का कंबशन करवा रहे हो बच्चे, और CO2 और पानी आपका बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो डेल्टा H का साइन ये आपको बताता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है, अभी मैं चलती हूँ आगे बताती हूँ, अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर डेल्टा H किसी रिएक्शन में पॉजिटिव है तो आप बोलते हो एंडोथर्मिक। जैसे मैं एक पेज यहाँ पे लेना चाहूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी एंथैल्पी चेंज। ध्यान से समझना मेरी एक एक बात। एंथैल्पी चेंज व्हाट, डेल्टा H, हाँ जी, एट कांस्टेंट प्रेशर, पता है ये सबको, क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं वो हम एंथैल्पी की बात करते हैं। तो डेल्टा H क्या होगा बच्चों, H बेसिकली आपको पता है स्टेट फंक्शन होता है, राइट। तो स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। तो अब क्या हो रहा है, अब पहले क्या होता था बच्चे, जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल करवा के आई हूँ वहां पे आपको डेल्टा H की वैल्यू गिवन होती थी। याद करो कि इस पूरे रिएक्शन की डेल्टा H गिवन थी आपको, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो निकालेंगे, वो हम निकालेंगे। पहले आपको गिवन होती थी अब तक जितने भी क्वेश्चन किए, अब हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा H क्या होगा, HP माइनस HR, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की। सपोज आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए अगर आपको रिएक्शन एंथैल्पी चेंज निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसकी एंथैल्पी इसमें से माइनस कर दोगे। अब दो चीजें हो सकती हैं, जब रिएक्टेंट, पहले सुन लो थोड़ा सा, अभी चीजें ना थोड़ा दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही होगी, मैम ये क्या, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अब दो चीजें हो सकती है, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, या तो आपका डेल्टा H नेगेटिव हो, इसका मतलब है आपका क्या है, एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी रिलीज, तो मतलब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो डेल्टा H पॉजिटिव है, यही दो साइन हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी कि एनर्जी सप्लाई बोल दो, एनर्जी एब्जॉर्ब बोल दो, इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब, ध्यान से सुनना, अब मैम ये कैसे हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये तो समझ में आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो हमें ये बताना है, बट ये हो कैसे रही है चीजें। तो बच्चे ध्यान से सुनना, जो भी केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ओके किरण बेटा ट्राई किया करो, अगर क्लास होती है तो थोड़ा सा इंटरनेट रखो अपने पास, है ना बेटा, ठीक है। देखो हाँ, तो जितनी भी आप केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अभी ऑर्गेनिक में पढ़ोगे या आप फिजिकल में जितने में पढ़ोगे, एक्चुअल में होता क्या है कि रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस की, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है। तो बच्चे जब बॉन्ड टूटते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तब एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब हर रिएक्शन में ना हमें ये देखना है कि मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है सपोज, जिसमें मुझे बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ गई, इतनी तो बाहर नहीं निकली जितनी मुझे ज्यादा देनी पड़ गई, यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, उसने एनर्जी ज्यादा खा ली, मतलब मैंने एनर्जी उसको सप्लाई कर दी ताकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। उस केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक, मतलब इतनी एनर्जी तो बाहर नहीं निकली जितनी मुझे देनी पड़ गई, तो ओवरऑल जो चेंज हुआ वो क्या हुआ बच्चे, पॉजिटिव हुआ। अगर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें मेरे को बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी और बाहर बहुत ज्यादा निकल गई, तो मतलब ओवरऑल चेंज क्या हो, क्योंकि चेंज देख रहे हैं ना हम, एक्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता लगा रहे हैं, तो चेंज क्या आएगा उस केस में, नेगेटिव आएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, चलो मान लो थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इधर देखो बच्चे, ये आपका एनर्जी है, और यहाँ पे मान लो आपके पास है फेज ऑफ रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक के लिए अगर मैं पहले ग्राफ प्लॉट करूं तो बच्चे यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना,
एक बात बताओ, डेल्टा एच जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, और पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, हाँ या ना? यस मतलब है। तो यानी कि अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो इस तरह से ग्राफ आता है एक्सोथर्मिक का, यहाँ रिएक्टेंट होता है और यहाँ प्रोडक्ट। आपको नहीं जानना अभी ये क्या है, वैसे इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे अगले साल केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चे, पहले रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, तो जैसे ही प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, बाहर निकल गई, लॉस हो गया ना एनर्जी का, इसलिए साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव, मतलब हीट बाहर निकली है। अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए बनाऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। मतलब जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर आप चाहते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी दोगे तभी प्रोडक्ट में चेंज वो होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या बढ़ गई ना, क्योंकि पहले तो इतनी एनर्जी नहीं थी, हमने बाहर से और सप्लाई कर दी, तो प्रोडक्ट जब बना उसकी एनर्जी बढ़ गई ना। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो ये किसके लिए होगा, आपका एंडो के लिए होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, फील आई होगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे हाँ जी, जैसे मान लो आप एक बचपन में रिएक्शन पढ़ते थे, एसिड बेस रिएक्शन, मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ NaOH एक्वस, AQ का मतलब है एक्वस, और ले लेती हूँ मैं यहाँ पे HCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबने पढ़ी है, आप बोलते हो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। तो आपने अगर 10th क्लास में नोटिस किया होगा, वो कुछ ऐसे लिख के देते हैं यहाँ पे 13 किलो कैलोरी, मतलब ऐसा दिखाते हैं रिएक्शन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे बताओगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? मैं अभी बेसिक करा रही हूँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये जस्ट मैं आपको आने वाले लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि नहीं ये चीजें आप वहां पे भी देखोगे। अच्छा, अब आप कैसे बताओगे कि मैम ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? देखो बच्चे, इस साइन का मतलब क्या है, +13 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बच्चे पता क्या करते हैं, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू, इसको एग्जैक्ट मत करना, कहीं पता चले आप गूगल पे सर्च करो मैम ये 13 तो होती नहीं है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे +13 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की साइड अगर आपको प्लस का निशान लगा, मतलब प्लस की वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब है वहां से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो जब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, आइए ना। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कार्बन, कार्बन है, इससे आपको क्या मिल रहा है, CO+H2 गैस, ये मिल रहा है, ठीक है। इसमें मान लो ये है -30 किलो कैलोरी, इसका मतलब क्या है, अब एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक? एक बार बताओ, इसको मैं अगर रिएक्टेंट की साइड पे लेके जाऊं +30 किलो जूल हो जाएगी, सॉरी किलो कैलोरी हो जाएगी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका CO और H2 बने, तो आपको इतनी हीट क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, यानी कि ये आपकी रिएक्शन कैसा होगी बच्चा पार्टी, एंडोथर्मिक होगी। और ध्यान रखना, जितनी भी हम एंथैल्पी की बात करेंगे वो हर जगह यहाँ पे मोलर एंथैल्पी की बात करेंगे, हम यहाँ पे 1 मोल की बात करने वाले, ठीक है। आप देखेंगे बुक्स में मोलर मोलर मोलर, तो कंफ्यूज नहीं होगा। आई होप कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या एक्सो है क्या एंडो है, क्योंकि अभी आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस देखोगे वहां पे ऐसा लिखा मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, ठीक है। अब हम करते हैं कि कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो एंथैल्पी चेंज को अफेक्ट करते हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो तो पहला फैक्टर ये है कि फिजिकल स्टेट, लिखो फिजिकल पहला फैक्टर है जो एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब इधर देखो बच्चे ध्यान से, मैं एक रिएक्शन लिख रही हूं, ध्यान से देखना क्या बताना चाह रही हूं। ये
आपको दिख रहा है यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि मैम पहली वाली रिएक्शन में H2 गैसियस फॉर्म में, दूसरे में लिक्विड फॉर्म में, देख पा रहे हो बच्चे? अगर मैं इसकी डेल्टा H की वैल्यू बताऊं -60 और इसकी -70, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, एग्जैक्ट नहीं है, मैंने सिंपल ऐसा डेटा लिया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप चीज देख रहे हो, अगर आपने फिजिकल स्टेट चेंज की तो उसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है डेल्टा H की वैल्यू भी चेंज हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? और यानी कि ये पता है, ये छोटी छोटी चीजें तो नीट वाले पूछते हैं, वो ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछते हैं तुम लोगों से, तो तुम्हें एक एक चीज को पकड़नी है। तो इसलिए मैंने बोला था फिजिकल स्टेट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन शुड बी स्पेसिफाइड। आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म है। मान लो आपने गलत देख के उतार लिया क्वेश्चन देख के, तो भैया आपकी वैल्यू गलत आ जाएगी, फिर अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मीनिंग है कि H2 गैसियस में और H2 लिक्विड में है। तो देखो दोनों का चेंज करते ही एंथैल्पी की वैल्यू चेंज आ गई, समझे? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। यानी कि एक बात सोच रहे हो क्या, गैस से जब लिक्विड होगा तो कंडेंस होगा, और आपको पता है जब कंडेंसेशन होती है तो हीट बाहर निकलती है, तो मान लेते हैं -10 की बाहर निकली होगी, तो ये -70 आई होगी, ठीक है जी। चलो दूसरा है एलोट्रोपिक, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है जी। कैसे एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? जैसे कार्बन है, उसकी कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ के आए हो अभी तक 11th क्लास में? 3 पढ़ के आए हो। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रिंग, है ना? यस मैम। ओके, तो अब देखो क्या होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक डायमंड ले लेती हूँ, ठीक है, और उसकी क्या कराती हूँ, कंबशन रिएक्शन करा रही हूँ, CO2, पानी वानी छोड़ो उसको, ग्रेफाइट ले रही हूँ मान लो, और यहाँ पे इसका करा रही हूँ, तो यहाँ पे भी बनेगा तो वही। लेकिन अगर मान लो इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी, और इसका डेल्टा H है, तो ध्यान रखना दोनों का चेंज बराबर नहीं होगा। ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, आपको रिएक्शन लिख के दे देंगे डायमंड ग्रेफाइट, वो पूछेंगे क्या दोनों का एंथैल्पी चेंज बराबर होगा, तो आप बोलोगे बराबर होगा, नहीं, क्योंकि अगर अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म ले रहे हो तो कैसे बराबर हो सकता है। ग्रेफाइट तो नेचुरली अकरिंग होता है, जबकि डायमंड को बनने में बड़ा कितने साल लग जाते हैं भाई। तो ऑब्वियस ही बात है हर किसी में हीट चेंज, दोनों में हीट चेंज क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ है ना बच्चे? यस मैम। उसके बाद तीसरा पॉइंट, में मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दूं क्या? मैम लिख दो, चलेगा, आप कहीं भी लिख दो हमें तो पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। अगर मान लो आप गैस की जगह सॉल्यूशन ले रहे हो, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हो जिसमें रिएक्शन हो रही है, वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन की आप हो सकता है कि ज्यादा डाइल्यूट ले रहे हो सॉल्यूशन, है ना, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो सकता है कि आप ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग हीट चेंज भी होता है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग भी एंथैल्पी चेंज अलग अलग आता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो भैया, या प्रेशर चेंज कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग भी क्या आएगा, डेल्टा H की वैल्यू अलग अलग होगी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के। हाँ बोलो बेटा। प्रियंका आप न्यू स्टूडेंट हो? प्रियंका को तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, बोलो। यस मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अब आ जाओ अलग अलग एंथैल्पी चेंजेस पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? वैसे मैं बता चुकी हूँ अभी आपको, एक बार दोबारा बता देती हूँ। इससे डिनोट करते हैं आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है बच्चों? हम यही देखते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, या तो उसमें हीट बाहर निकल रही होती है या उसको हीट देनी पड़ती है, यही तो होता है ना। या तो पॉजिटिव होगी उसकी एंथैल्पी या नेगेटिव होगी। तो एंथैल्पी चेंज इज व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। कब हीट निकलेगी या एब्सॉर्ब होगी?
जब when the number of moles of reactant completely to give the product as given by the balance chemical equation. कैसे निकालते हैं? Hp माइनस HR बता के आई हूं अभी। ठीक है जी। आज का जो अपना लेक्चर है वो थोड़ा सा बोरिंग सा होने वाला है, मतलब डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल इस वाले लेक्चर में मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन जो अगले वाला अपना लेक्चर है जो कि टॉपिक का नाम है हेस लॉ, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें आज की क्लास थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना। चलो ओके बच्चे, अब जैसे मैं मान लो अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैं ले रही हूँ यहाँ पे जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ। देखो समझा रही हूँ कैसे निकालेंगे। इन जनरल a प्लस 2b इज इक्वल टू सी, या एक काम करो a प्लस b सी, ठीक है। ये आपकी कोई ऐसी रिएक्शन है। तो अब अगर आपको इसमें एंथैल्पी रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे? Hp माइनस HR बच्चों। तो प्रोडक्ट की साइड क्या है ये, तो आप इसको लिखोगे HM ऑफ C, आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है मोलर एंथैल्पी ऑफ C माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है? ब्रैकेट लगा दो, HM ऑफ A प्लस HM ऑफ B। क्या आपके पास इसको कैलकुलेट करने पे पता चल जाएगा कितना हीट चेंज हुआ है रिएक्शन में? यस मैम। यस, क्योंकि ये है क्या, एंथैल्पी क्या है बच्चों? स्टेट फंक्शन है ना। तो हमने वही तो किया है कि प्रोडक्ट की क्या एंथैल्पी है, उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर दी, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया हीट चेंज कितना होगा रिएक्शन का। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब आओ यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा यहाँ पे एक, ये बहुत सिंपल सा बोलूंगी मैं इसको, कंबशन रिएक्शन लिखा हुआ मीथेन का, बहुत पॉपुलर है बच्चों। देखो अगर कंबशन रिएक्शन पे कोई क्वेश्चन आता है, मान लो एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें आपको कंबशन रिएक्शन खुद बनानी है, तो आपको घबराना नहीं है, मैंने बताई हुई है। CXHY x plus y by 4 O2 x मोल ऑफ CO2 प्लस y by 2 ऑफ वाटर। ये मैंने जनरल बताई थी, याद करो मोल कंसेप्ट में। इससे ना आप बहुत फायदे में रहोगे। इसमें आपको वो माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, और यार बैलेंस कैसे करें। अगर आपको x और y की वैल्यू पता, जैसे आपको बेंजीन था C6H6 पता है, तो आप पूरी इक्वेशन बैलेंस कर दोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड करने का उतना टाइम नहीं होता पेपर में, डायरेक्ट ये जनरल इक्वेशन याद रखो, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये आपके पास रिएक्शन है, इसका आप अगर निकालना चाहते हो, एंथैल्पी चेंज निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे मैम? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ इसका, सॉरी एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस वाटर। अब ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि डेल्टा H क्या था बच्चे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था जो कि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुम अमाउंट डबल कर रहे हो, मतलब अगर 2 मोल ले रहे हो, तो भैया एंथैल्पी को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यही यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। माइनस एंथैल्पी ऑफ मीथेन प्लस 2 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ O2, 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ O2। ऐसे हम निकालते हैं। HM क्या है यहाँ पे? मोलर एंथैल्पी है। HM क्या है? मोलर एंथैल्पी। अभी तुम्हें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ऐसा है नहीं, बहुत तुच्छ यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता, वेदर इट इज जेई और नीट, ठीक है। चलो मेरे बच्चों को इतना क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट। सुहानी पूछ रही थी ना मैम वो डॉट क्या है, उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चैट बॉक्स में लिखो सारे के सारे क्या बोलते हैं। मैं थक गई बोलते बोलते, थोड़ा चुप हो जाती हूँ, तुम लिखो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जल्दी जल्दी टाइपिंग करो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप लिखो, मैं बताती हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज। यस मैम, एंथैल्पी चेंज तो है। कब इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे? जब सारे के सारे सब्सटेंस, मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट की साइड सब्सटेंस लिए हैं, जो प्रोडक्ट वाले सब्सटेंस है, वो सारे के सारे क्या हो? स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? एक एग्जांपल लें। शहजादी आ गई क्या? अच्छा, शहजादी और पीयूष का एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पे शहजादी है और यहाँ पे पीयूष है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करवा रहे हैं? मान लो मीथेन की कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं।
मीथेन की कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं। जो ये लिली से ज्वाइन किया बच्चा, आप न्यू स्टूडेंट हो? मैम वो ना मेरे स्कूल से है, उसको ना कोचिंग नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो ना अवंती ज्वाइन करना चाहती है, तो लास्ट में बात करने वाली थी मैम से। अच्छा, तुमने मेरे को डिटेल्स दे दी थी ना इनकी? नो मैम, ये तो आज ही आई है। अच्छा, एक वो भी तो थी ना तुम्हारी फ्रेंड जिसकी तुमने मुझे डिटेल्स शेयर की थी। मैम वो कोई और होगी, मैंने अभी तक किसी की नहीं की है। अच्छा, कोई और होगा वो, चलो छोड़ो, ठीक है, अब बात कर लेंगे। इधर देखो बच्चों, शहजादी और पीयूष हैं, दोनों कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। अब शहजादी मान लो दिल्ली में है, वो कहीं पे और होगा, पीयूष मान लो चंडीगढ़ बैठा है ना, दोनों कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब शहजादी ने ये रिएक्शन करवाई होगी टेम्परेचर कुछ और होगा, पीयूष ने जब करवाया होगा तो टेम्परेचर कुछ और होगा। तो शहजादी के केस में डेल्टा एच की वैल्यू कुछ आएगी और पीयूष के केस में अलग आएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? ठीक है। yes, तो वो मेरे को दोनों अपना अलग अलग रिजल्ट रिपोर्ट करें कि मैम मेरे केस में ये आई है, फोन पे हम बात कर रहे हैं कि मेरा ये आया है और पीयूष का कहता है मेरा ये आया है। तो मैं कहूंगी भाई इनकी तो अलग अलग आ रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, टेम्परेचर ही स्पेसिफाई कर दिया। मतलब मैं उनको ये बोलूं कि भैया तुम्हें ना 298 केल्विन पे रिएक्शन करनी है और प्रेशर रखना है 1 बार। अब बताओ, अगर मान लो मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर डिफाइन कर दूं कि भैया इतना ही है, 298 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, प्रेशर 1 बार लेना है। अब बताओ डेल्टा एच और दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी ना? है ना? यस मैम। क्योंकि अब वो सेम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड स्टेट, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमने किसी सब्सटेंस की स्टेट स्पेसिफाई कर दी, उसका प्रेशर स्पेसिफाई कर दिया, उसका टेम्परेचर। अगर मान लो आपका लिक्विड है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये तो गैसियस के केस में है। अगर मान लो मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें हम कंसंट्रेशन फिक्स रख देते हैं 1 मोल पर लीटर करके। समझ में आई क्या मतलब मैं बताना चाह रही हूँ स्टैंडर्ड स्टेट? ऐसे ही बच्चे जो नेचर में अपने फ्री स्टेट में मिलते हैं, आपको पता है जैसे H2 है, O2 है, मैं इसको अलग से लिखना चाहूंगी। ये समझ में आ गया ना शहजादी और पीयूष वाला? ठीक है। यस मैम। तो जैसे बच्चे देखो, नेचर में हमें H2 हमें पता है फ्रीली एग्जिस्ट करती है, फ्री स्टेट में O2 N2। तो इनकी जो डेल्टा H होती है वो क्या होती है? 0 होती है, ये बता दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है। इसके अलावा Cl2 की ये भी 0 होती है। उसके अलावा Br2 की ले लो, आप I2 की ले लो, ये फ्री स्टेट में होते हैं। मतलब Cl आपको पता है Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl में नहीं करता है, तो इनकी क्या होगी? 0 होगी। एक मिनट बेटा। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ग्रेफाइट के लिए 0 होगी वैल्यू, लेकिन डायमंड के लिए नहीं होगी, क्योंकि ग्रेफाइट आपका नेचुरली अकरिंग है। ठीक है। ऐसी एक सल्फर की फॉर्म होती है, आपने शायद अभी नहीं पढ़ी होगी, रोम्बिक फॉर्म होती है, वो भी एलोट्रोपिक बहुत फॉर्म्स होती हैं। उस केस में आपका जो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा? 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा बोलो। मैम एंथैल्पी चेंज इन सब में 0 आएगा, ऐसा क्यों? फिक्स कर दिया ना, स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं इनको। स्टैंडर्ड स्टेट में इनकी वैल्यू जो है 0 डिफाइन कर दी भाई, एक्सपेरिमेंटल, हमने कुछ नहीं किया। टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन कर दिया इसका मतलब? हाँ, ये किस पे बात कर रही हूँ? 0 किस पे है? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर किस पे है बच्चे? प्रेशर 1 बार। समझे? अगर ये कंडीशन है तो इनका डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। और यूजली आप केमिस्ट्री में जितनी भी ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ, यूजली जो टेम्परेचर हम रखते हैं इसमें 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है बच्चे? तो अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और अगर आपको उनमें से ये किसी में मिल जाए तो 0 कर देना उसका। समझ में आ गई बच्चे? चलो आगे चलें। यस मैम। चलो अब आओ, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये तो समझ में आ गया ना हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें एंथैल्पी चेंज निकालना चाहते हैं ना। क्या निकलेगा? रिएक्शन एंथैल्पी चेंज मैंने आपको बता दिया, निकालेंगे कैसे। अब ये दूसरा नाम है, सिर्फ ये नाम है, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जैसे देखो, अगर मान लो आप 1 मोल सॉलिड लेते हो और सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रहा है, या फ्यूजन भी बोल सकते हो। तो बेसिकली इसका क्या हो रहा है?
आप देखोगे जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हीट चेंज क्या हुआ, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसका फेज भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole of a solid substance in the standard state। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या मैं इसको बोल सकती हूँ मोलर एंथैल्पी, क्योंकि एक मोल के लिए बात हो रही है। अगर मान लो मैं वेपोराइजेशन की बात करती हूँ लिक्विड से गैस, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कितनी हीट मुझे चाहिएगी, कितनी हीट मुझे चाहिए होगी टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 मोल ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। क्या मैं बोल सकती हूँ इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज करते हो। मैं न्यूमेरिकल नहीं कराओगे क्या, डेफिनेशन है क्या? हाँ, ये मैं जब हम मंडे को न्यूमेरिकल करेंगे ना वहां इनका यूज होने वाला बच्चों। ठीक है, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो अब आ जाओ, ये बहुत काम का, यहाँ पे लिखो, यहाँ से आपकी जो बोलते हैं ना जो अंडरस्टैंडिंग है जो हम मंडे को टॉपिक करने वाले हैं उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? देखो खुद सोचो, एंथैल्पी क्या पढ़ रहे हैं हम कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या हीट चेंज हो रहा है, यही पढ़ रहे हैं हम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि अब हमें एंथैल्पी चेंज क्या देखना है। व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ध्यान से पढ़ो, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है बच्चे। 1 मोल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रॉम इट्स एलिमेंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, in their most stable state super duper important of aggregation is called enthalpy of formation। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का ही तो हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हमें देखना भैया उसमें कितना हीट चेंज आया, तो उसकी डेफिनेशन से आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, when 1 mole of a compound is formed from its element। मैम इसका मतलब एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, इधर देखो बच्चे, पहले तो आपको बात करनी है जो आपका कंपाउंड आप फॉर्म करोगे 1 मोल होना चाहिए। पहले बोलूं मैं, अगर 2 मोल बना दिया ना पंगा पड़ जाएगा उसमें थोड़ा। जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ पानी बनाओ, कंडीशन क्या क्या है, 1 मोल ही होना चाहिए। बनाना किससे है, उसके एलिमेंट से बनाना है। तो पानी किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो H2+O2 लोगे। मोस्ट स्टेबल स्टेट का मतलब क्या है बच्चे की हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। और अगर आपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया तो आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, लेकिन बात किसके लिए करनी है, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, क्योंकि भैया डेफिनेशन ये कहती है, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर में मोलर एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो भैया 2 नहीं लगा सकते आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को याद करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलो ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो वही से लिख दिया। देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है बच्चे, पहले तो चेक करो बैलेंस है, यस मैम। क्या इसका एंथैल्पी दिया हुआ है, यस मैम। तो बच्चे अगर मुझे इसका रिएक्शन एंथैल्पी चेंज निकालना है तो कैसे निकालूंगी, Hp माइनस Hr। तो बच्चे हम जो माइनस करते हैं ना वो फॉर्मेशन की वैल्यू माइनस करते हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। मैं भी प्रूव भी करके दिखाती हूँ ये वाली बात, सिर्फ आप देखो मेरी एक बात। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे क्या है, Hp माइनस Hr करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा HF ऑफ किसका, वाटर का, माइनस डेल्टा H ऑफ किसका, H2 का। स्टैंडर्ड स्टेट में लेना बच्चों, है ना जी, और प्लस था या ना, ठीक लिखा है मैंने? यस मैम।
यस मैम। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, -285.8 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, पर मोल का मतलब क्या है, देखो 1 मोल के लिए। ठीक है, ओके, तो ये क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला स्टैंडर्ड स्टेट में H2 और O2 0 होते हैं। यानी कि इससे क्या पता चला बच्चे, जो तुमने ये रिएक्शन चेंज निकाला है वो किसके बराबर आया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर आया है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। यानी कि क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 मोल की बात करनी थी, 1 मोल जो कंपाउंड बना है उसमें बेसिकली कितना हीट चेंज आया है। ठीक है, तो आपको ये डेल्टा एच ये दिया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, तो यानी कि बच्चों कि मुझे ये पता चल गया कि ये किसके बराबर आया, मेरा रिएक्शन एंथैल्पी चेंज के लिए आया 1 मोल के लिए। समझ गए? अच्छा जी, ठीक है, ओके। और मैंने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। आ गया, वाटर की एंथैल्पी फॉर्मेशन के एंथैल्पी के बराबर है यहाँ पे। देख पा रहे हो बच्चों? क्योंकि हम जो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं वो फॉर्मेशन की करते हैं, और फॉर्मेशन किसका हुआ है, पानी का हुआ है। बताओ हाँ या ना? यस मैम। चलो और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक काम करती हूँ, एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा और फील आए। देखो, इसको थोड़ा सा और समझाऊंगी मैं। कहाँ गया? आ गया पेज, एक मिनट रुको बच्चे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है कई बार इसको भी। देखो, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, बच्चे ध्यान से देखना। सी को कार्बन है सॉलिड, O2 है और CO2 है। मान लो आपको CO2 बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कार्बन प्लस O2 से ही बनाओगे बच्चों, है ना? क्योंकि जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो, पहले तो वो 1 मोल बनाना है, ये दिमाग में रखते हुए बैलेंसिंग करनी है। अब यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा H फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 का। कितना दिया हुआ है मैं बता दे रही हूँ, एक मिनट रुको, आपको जो डेल्टा H फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 के लिए वो दिया हुआ है -400 किलो जूल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, निकाल सकते हो? यस मैम। कितना आएगा? यस मैम। और ये मैं मान लेती हूँ ग्रेफाइट है अपना ये, तो 1 मोल के लिए रिएक्शन एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन के बराबर होगा। यस मैम। कितना आएगा आंसर, -400 किलो जूल ही आएगा। यस मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक और करें, थोड़ा सा और लेते हैं अब ना, एक में पंगा कर देते हैं, थोड़ा ट्विस्ट ला देते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये है H2 + Cl2 से 2 HCl बना है। मान लो तुम्हें HCl बनाना है, अभी तो ये तो मैं बता रही हूँ, आगे तुमसे पेपर में पूछेंगे कि भैया तुम्हें HCl बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर आप कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करा रहे हो उसके लिए उनके एलिमेंट से ही उनको बनाना है। H2 लोगे, Cl2 लोगे तभी बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है -44 किलो कैलोरी। अब आपको निकालना है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है। अब की बार तुम्हें ये गिवन है, एक बार ये काम करती हूँ, ये हटा देती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन के बराबर होगा? नो मैम। शाबाश, क्योंकि वो कब बराबर होगा, जब यहाँ पे 1 मोल 1 मोल। समझ रहे हो? तो अपन निकाल लेते हैं, 2 मोल के लिए रिएक्शन एंथैल्पी कितना है 44, 1 मोल के लिए कितना होगा 22। अब ये बोलोगे ये क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। ठीक है, ओके, ये तो मैंने समझा दिया। वैसे आप ये भी निकाल सकते हैं, इधर देखो बच्चों, हटा दो इसको, एक बार देखना, मेरे पास पता नहीं वो पेज नहीं आ रहा है। देखो आपके पास डेल्टा HR दिया हुआ है,
तो ठीक है जी। कैसे लिखेंगे इसका HP माइनस HR? तो क्या लिखते हैं बच्चे, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl 2 टाइम्स ऐसे लिखते हैं, माइनस इनका तो 0 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो आप खुद बताओ डेल्टा H फॉर्मेशन क्या आ जाएगा HCl का? हाँ या ना? यस मैम। बस ध्यान रखना है, 1 मोल के लिए, फिर से बोल रही हूँ, 1 मोल के लिए रिएक्शन एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हम किसकी बात करेंगे, जो प्रोडक्ट में बना वही तो है, ठीक है। उनका क्या होगा, सेम होगा। बट अगर 1 मोल के अलावा है, 2 मोल है, 3 मोल है, तो आप क्या कर दोगे फिर? आप क्या करोगे फिर? उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ठीक है। एक फिर से बोल रही हूँ बच्चों, 1 मोल के लिए रिएक्शन एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगा। बट अगर 1 मोल के अलावा कुछ है तो आप नहीं बोलोगे कि रिएक्शन एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नहीं बोलोगे। इसमें क्या था, रिएक्शन एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर आ रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो पानी की दी हुई है, क्योंकि बन क्या रहा है, पानी तो बन रहा है, क्योंकि 1 मोल ही था। बट यहाँ पे 2 मोल था तो बराबर नहीं आई वैल्यू, कितनी आई, 22 आई। 2 से डिवाइड करना पड़ा मेरे। आई होप की फील आ गई होगी। ठीक है, चलो ये देखो, जैसे ये आपको रिएक्शन दी हुई है C2H5OH, ये कैसे कैसे बन सकता है, कार्बन से बनेगा, एलिमेंट से बनाना है, कार्बन से, H2 से बनेगा और O2 से बनेगा। हाँ जी, ऐसे ही बनेगा। C2H5OH कैसे बनेगा बच्चों, कार्बन से बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा और ऑक्सीजन से। पानी मत ले लेना, कंपाउंड से नहीं बनेगा, एलिमेंट से बनेगा, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो आगे जब आपको खुद एग्जामिनर इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा, वो कहेगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इतना दिया हुआ है, तो आपको भैया पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो एक बार आप चेक करो, बैलेंस्ड है, 1 मोल ही है हमारे पास, बैलेंस्ड है सब कुछ। दिख रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम, बैलेंस है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं इसकी डेल्टा H है सपोज x किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर मान लो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, 6H2O2 ये हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों इसका जो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन है वो इतना दे रखा है, क्या इस वाली रिएक्शन के लिए भी यही होगा? नो मैम। नो, नहीं होगा, शाबाश। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 मोल की बात करें, आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा कि 1 मोल के लिए इतना था तो 2 के लिए कितना होगा, 2x। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। और अगर मान लो एक और चीज बच्चों, मान लो तुम्हारे पास A + B से C बन रहा है, सपोज इसमें डेल्टा H नेगेटिव है सपोज, और अगर मैं रिएक्शन को पुट्ठा कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ध्यान रखना डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, है ना, उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, मान लो तुम सपोज क्या कर रहे हो, चलो छोड़ो, कोई रिएक्शन करा रहे हो, उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, तो मैं वापस रिएक्टेंट की साइड लेके जाना पड़ रहा है, तो भैया एनर्जी तो उतनी ही देनी पड़ेगी ना जितनी बाहर निकली, है ना। तो जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन उल्टा हो जाता है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे करेंगे ऐसी रिएक्शंस। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। आगे चले, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और, अभी टाइम है। एक और क्वेश्चन था, 1 मिनट रुको। ये रहा, पहले आप ये क्वेश्चन कर दो, स्लाइड आगे पीछे हो गया, I'm so sorry। ये देखो, ये आपको दिया हुआ है H2 + Br2 2HBr, इसका डेल्टा H ये वो है, रिएक्शन एंथैल्पी चेंज इतना आपको दिया हुआ है, देख रहे हो? यस मैम। आपको डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है, कैसे करोगे? हैंड रेस करना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा,
आई नो सब कर लोगे, 15 के 15 बच्चे। जल्दी से करो और हैंड रेस करो, अभी तक हो जाना चाहिए। शाबाश शाबाश, ऐसे कोई नहीं बोलेगा क्लास के बीच में, सभी हैंड रेस करो। आपको रिएक्शन एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, कभी वो आपको फॉर्मेशन दे देंगे, कभी वो आपको रिएक्शन ये दे दे के निकलवा लेंगे आंसर। शाबाश, 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है। और दिव्यांश, आयशा, सुहानी, बाकी हुमेरा, कनिका, मुस्कान, नवनीता, नवनीत, पीयूष। आज बहुत बच्चे नए दिख रहे हैं भाई मेरे को। प्रकाश, समीक्षा, शहजादी, सुहानी, वर्षा। और है क्या जिसका नाम नहीं लिया? लिली। बस 3 बच्चों को आता है। मैं मतलब इतनी देर से जो भाषण दे रही हूँ वो वेस्ट है क्या? हाँ यार, ऐसे मत करो तुम लोग, बुरा लगता है भाई टीचर को। बताओ जल्दी। मुस्कान, हाथ खड़े कर बेटा, हैंड रेस कर बेटा। मैम इसका -36.4 होगा क्या? हाँ, तो हैंड क्यों नहीं रेस किया तुमने? मैम डाउट था। डाउट था फिर क्या हो गया? गलत ही होता ना, कोई मैं खा थोड़ी ना जाती तुम लोगों को। अभी तो बताया मैंने। देखो अगर यहाँ पे ये होता, सपोज आप HBr बना रहे हो और Br2, अगर आप ये ले लेते ना तो यही आता। आपको ये दिया हुआ, इसका फॉर्मेशन यही आता है ना। बट यहाँ पे 2 मोल है ना, तो 2 मोल के लिए आपके पास इतनी है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? निकाल लेना, या ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो, छोड़ो अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो। देखो अपन ने फॉर्मूला भी तो देखा है ना, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HBr स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है बिंदियां लगी हुई हैं ऊपर, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में, माइनस इनका तो 0 ही हो जाएगा। तो बस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HBr क्या हो जाएगा? 36.4। हाँ क्लियर है। और ध्यान रखना, जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं, वैसे कंबशन नहीं है, कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ध्यान रखना। कंबशन रिएक्शन 36.4 होगा। हाँ ठीक है, कर लेना भाई चेंज। कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला देखो, मुझे कंफर्म करो। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, एंथैल्पी चेंजेस फॉर ऑल रिएक्शन आर नोट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये तो मैंने बता दिया कि सभी रिएक्शन के लिए ये इक्वल नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। मैं जैसे इस रिएक्शन के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 CO3। वो आपको बोल रहे हैं कि ये बेसिकली रिएक्शन एंथैल्पी चेंज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये डेल्टा H फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसके बराबर नहीं है। ये क्यों नहीं है, कोई एक्सप्लेन करेगा? मैम यहाँ पे हमने एलिमेंट्स नहीं लिए, कंपाउंड्स। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भैया आप कंपाउंड से क्यों बना रहे हो? आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा अलग से, कार्बन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके आप ना ये बना के आओगे। गेटिंग माय पॉइंट? एक तो 1 मोल तो जरूरी है ही है, दिस इज योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड क्या है कि जो आप फॉर्मेशन कर रहे हो कंपाउंड की, वो उसके एलिमेंट से करनी है, ना कि उसके कंपाउंड। शाबाश, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, आयशा यहाँ से देखा क्या? नो मैम, आपने पहले भी तो बताया। ठीक है, चलो हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो, ऐसे ये देखो, अब मुझे जल्दी से ये स्लाइड रीड कर दो और कहो मैम हाँ मैम बिल्कुल मस्त वाला क्लियर है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, ये तीसरा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मेन इंपॉर्टेंट आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ठीक है, देखो एक बार पढ़ो और कंफर्म करो, यस मैम बढ़िया वाला क्लियर है। यस मैम। मैं पढ़ देती हूँ। देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। जब मैं फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो मुझे 1 मोल किसका लेना है? जो कंपाउंड बना। 1 मोल किसका लेना है? 1 मोल किसका लेना है? जो कंपाउंड बना, क्योंकि फॉर्मेशन तो उसी की हो रही है ना।
और जब मैं बात करूं कंबशन की, तो कंबशन किसका हो रहा है? रिएक्टेंट में कार्बन का ही तो हो रहा है। अगर मीथेन का ले रही हूँ तो मीथेन का हो रहा है, तो मुझे उसका ध्यान रखना, उसका 1 मोल लेना, बाकी किसी के कितने भी मोल लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली, ध्यान रखना कंप्लीटली वर्ड है ना, कंप्लीटली होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि बीच में CO बन रहा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो होता है डेल्टा H। जैसे फॉर्मेशन को हम किससे दिखाते थे बच्चों? F से दिखाते थे। इसमें इसको किससे दिखाएंगे बच्चों? इस। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्वेश्चन है तो आपको कंपाउंड्स की, सब्सटेंसेस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी होगी। अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे ये देखो, इसमें बोल रखा है जो रिएक्शन है, रिएक्शन एंथैल्पी चेंज है वो कंबशन के बराबर होगा। यस मैम, क्योंकि हम 1 मोल ही ले रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी जो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज है वो भी कंबशन के बराबर होगा, क्योंकि मैम 1 मोल कंबशन करवा रहा है मीथेन का। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। मैम बेंजीन का भी 1 मोल ले रहे हैं, तो इसका भी रिएक्शन एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगा। इट मे बी noted my lord, enthalpy of combustion is always negative because combustion reaction is always exothermic and heat is evolved during combustion। याद है? कैलोरीमीटर गरम किया, पानी को गरम कर दिया उसने, जो हीट बाहर निकल रही थी पानी को गरम किया, हमने टेम्परेचर नोट कर लिया और देख लिया भैया कितना हीट चेंज हुआ है, ठीक है। फील आ रही है? मतलब आज पूरे लेक्चर का जो बोलते हैं ना निचोड़, समराइज अगर मैं करूं, वो यही है कि आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, या तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। अब कितनी निकलेगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, वही चेंज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। वैसे जैसे मेन आपका जो है मैंने करा दिया। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मैंने बोला था ना सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हो, अगर मतलब लिक्विड है आपका, तो एंथैल्पी 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप सोल्यूट जो है किसी स्पेसिफाई अमाउंट में सॉल्वेंट, जैसे आप पानी में नमक को मिलाते हो, ठीक है। तो अब इसमें इसने क्या बात कर दिया कि 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट जब आप डिसोल्व करोगे किसी स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की आपने क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। जैसे देखो ना KCl है, देखो इतना पानी डाला भाई, ये देखो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस वाले केस में हीट निकल रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। किसी में हीट निकलेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। हाँ दिवांश बोल बेटा। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे देख के क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे तूने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा लिया हुआ है ना, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। अगर मान लो नमक को पानी में मिला रहा है तू, तो नमक तो बहुत कम अमाउंट है, पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हीट चेंज क्या होगा? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब तू 1 मोल सब्सटेंस को उस सॉल्वेंट में मिलाएगा तो कितनी हीट में चेंज आएगा, या तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, वो ये बता रहा है। जैसे KCl को तूने पानी में मिलाया, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि तूने पानी इतना लिया, 200 मोल ऑफ H2, मतलब तू समझ रहा है कितना ज्यादा पानी लिया है, तो उसके केस में हीट एब्जॉर्ब हुई। क्योंकि अलग अलग रिएक्शन है, ये आपको याद नहीं करना है कि मैम इसमें वो आपको दे के रखेगा। हम कुछ कुछ रिएक्शन में अपनी तरफ से बता सकते हैं कि एक्सो है या एंडो है, ऐसे तो भाई किसी को क्या पता भाई एक्सो और या एंडो, वो डेफिनेटली आपको दे के रखेगा एग्जामिनर कि इसकी डेल्टा H की वैल्यू ये है, इसकी ये है, ठीक है। इससे आप पता लगा लोगे। जैसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, याद करो मैंने हाइड्रेशन बताया था आपको, हाइड्रेशन एनर्जी बताई थी केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। जब वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो हीट निकलती है, तो वही ये बोल रहा है हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सोल्ट, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट है, जब वो कंबाइन होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर टू फॉर्म स्पेसिफाई हाइड्रेटेड सोल्ट, तो एनर्जी क्या होती है उसमें रिलीज होती है। जनरली जो हाइड्रेशन वाला प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब जो हाइड्रेशन, जैसे कंबशन वाले रिएक्शन में हीट हमेशा बाहर निकलती है, और इसमें भी जनरली क्या होता है कि हीट बाहर ही निकलती है, ये भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। यस मैम। ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन क्या होता है? जैसे देख बेटा ये तुम्हारे पास मीथेन है, सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ नहीं, इसको हम यूज करेंगे मंडे वाले लेक्चर में कि कैसे। देख बेटा
अगर इस 1 मोल, देखो हर जगह मैं 1 मोल कर रही हूँ, तुम्हें दिख रहा है 1 मोल 1 मोल 1 मोल कर रही हूँ, तो ध्यान रखना है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जब मैं इसको तोड़ूंगी कैसे इसको, कार्बन अलग हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो जब मैं ये काम करूंगी तो इसमें जो मेरा एंथैल्पी का चेंज आएगा वो क्या होगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों, एटोमाइजेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना, वही ये बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, और ये हम कल कर लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स। अभी आई थिंक मेरे को लग रहा है मैंने कुछ याद है एक्सप्लेन कर दिया, कि हम आने वाली क्लासेस में कर लेंगे। और मंडे वाले लेक्चर में हम पूरा थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन क्या करेंगे बच्चों, कवर कर देंगे। आई होप कि इतना आज के लिए बहुत है। और अगर मान लो मैं ये ना भी कराऊं ना, तब भी आप कर लोगे। जैसे अभी तक हम जितने भी एंथैल्पी कौन कौन सी पढ़ी है, जल्दी बताओ आज की क्लास में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्या थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऐसे ये होता है आपका एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स एंड फूड्स होता है। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे हम अभी एंथैल्पी में 1 मोल की बात कर रहे थे ना, ऐसे हम इसमें किसकी बात करते हैं, पर ग्राम की बात करते हैं। अभी तक मैं पर मोल की बात कर रही थी, इनमें पर मोल। एक बात बताओ, जैसे आप लोग कार वगैरह मशीन्स को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। और हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह कौन काम करता है, फूड। ठीक है, और आप जब फूड लेते हो तो उसको आप कभी भी मोल में मेजर नहीं करते, वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम उसको पर ग्राम में देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट क्या बोल रही हूँ? ठीक है, जैसे ये एक आप पढ़ के आना घर से, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके नोट्स के लिए है बच्चों। ओके मैम। ठीक है, जब मैं फूड की बात करूंगी, फूड हमारे लिए फ्यूल है, तो उसमें मैं 1 ग्राम की बात करूंगी। अभी जो इससे पहले मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह करके आई हूँ, उसमें मैंने 1 मोल की बात किया हर किसी में। ठीक है बच्चों, चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो गया जो मेरा